पहला प्रोग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमेशा आपका फंक्शन प्रोग्राम से होता है। तो इसमें आपका क्लास का नाम मूवी मैजिक है, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल्स आपके ईयर दिए गए हैं, टाइटल दिया गया है, टिल रेटिंग। रेटिंग यहाँ पे बता दिया गया, मिनिमम रेटिंग आपको जो है 0.0 मिल सकती है, उस दे सकते हैं आप, या मैक्सिमम रेटिंग आपका 5.0 दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर आपको बताया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पे रेटिंग मैंने बता दी, मिनिमम रेटिंग आपकी 0.0 हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 5.0 हो सकती है। देखिए क्लास का नाम मूवी मैजिक हो गया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। उसके बाद वेरिएबल जैसे जिस सीक्वेंस में दिए होते हैं उसी सीक्वेंस में आपको कॉपी कर देने होते हैं, वेरिएबल कॉपी हो गए। फिर कंस्ट्रक्टर आपने बनाया, पब्लिक ये ऑप्शनल है, लगा देंगे तो अच्छा माना जाएगा। मूवी मैजिक, फिर आपने ईयर को, ईयर इंटीजर था इसलिए 0 है। और उसके बाद टाइटल आपका स्ट्रिंग टाइप का था इसलिए स्पेस दे दिया गया है। और रेटिंग में आपका ये भी इंटीजर था इसलिए 0 दे दिया गया है। फिर वर्ड एक्सेप्ट में ये सारी चीज़ें इनपुट करानी है। उसके बाद जो है आप यहाँ स्कैनर क्लास ले लीजिए और फिर एंटर टाइटल जैसे मूवी का जो नाम होता है वो वाला टाइटल। तो कोई भी टाइटल यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का होगा वो इसमें स्टोर हो गया। और यहाँ पे जैसे हमने KB लिया है तो ये KB डॉट नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। उसके बाद एंटर ईयर में आपका, क्योंकि ये भी इंटीजर है तो ये इंटीजर है तो यहाँ नेक्स्ट INT हो जाएगा, ईयर इज इक्वल टू। एंटर रेटिंग में आपका रेटिंग इज इक्वल टू SE डॉट नेक्स्ट फ्लोट। तो क्योंकि वो फ्लोट है रेटिंग, हाँ रेटिंग अगर फ्लोट है तो यहाँ पे आप 0 ना देकर 0.0 दे दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप F लगा सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल में, क्योंकि ये चीज़ आपको बताई गई है। हाँ यहाँ पे डिस्प्ले में ही ये चीज़ें प्रिंट करानी है, आपका कंप्यूट वाला फंक्शन नहीं है इसमें। तो जो भी रेटिंग दी गई उसी के हिसाब से हम यहाँ पे इसको दिखाए दे रहे हैं। और बाकी जो है क्वेश्चन पेपर तो आपको 10 ईयर से मिल ही जाएगा, आप उससे देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले आपको मूवी का टाइटल प्रिंट करा देना है। तो ये वर्ड डिस्प्ले बनाया आपने, कर्ली ब्रैकेट खोला और मैसेज दे दिया मूवी टाइटल में दे दिया। उसके बाद आपका इफ कंडीशन में रेटिंग आपका जो भी बताई गई थी, अगर वो 0 से 2 के बीच में है, पहली रेटिंग 0 से 2 के बीच में है, तो पिक्चर जो है फ्लॉप प्रिंट हो जाए, फ्लॉप पिक्चर हो गई। तो यहाँ पे एक बार दिखा दे रहे हैं, रेटिंग इसी तरीके से है। रेटिंग मैसेज टू बी डिस्प्लेड क्या है, 0 से 2 के बीच में है तो फ्लॉप हो जाए, और 2.1 से 3.1 के बीच में है तो सेमी हिट, और 3.5 से 4.5 के बीच में है तो हिट, और आपका 4.6 से 5.0 के बीच में है तो सुपर हिट। इस तरीके से आपका है। तो यही आपका कंडीशन लगा दी गई है। आपको खाली जब 2 कंडीशन लगानी होती हैं एंड के साथ में, तो पहली कंडीशन में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है और दूसरी कंडीशन में लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। तो यहाँ पे रेटिंग में आपने ये कंडीशन चेक की तो ये फ्लॉप हो गया। अगर 2.1 से 3.4 के बीच में है तो आपका सेमी हिट हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगर आपका 3.5 से और 4.5 के बीच में है तो हिट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपका रेटिंग 4.6 से 5.0 के बीच में है तो सुपर हिट हो जाएगा। ये सारे आपने यहाँ पे लिख दिए पैरामीटर्स जो भी थे। फिर फंक्शन क्लोज कर दिया, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बना दिया, और क्लास का नाम मूवी मैजिक, और ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग OBJ रखते हैं। तो आप जैसी मर्जी, आप यहाँ पे जैसे मूवी रख दिया गया है तो मूवी भी रख सकते हैं। मूवी इज इक्वल टू न्यू मूवी मैजिक, और OBJ डॉट एक्सेप्ट से एक्सेप्ट पे जाएगा, वो तीनों चीज़ें इनपुट होंगी, टाइटल रेटिंग वगैरह। और उसके बाद वापस लौट के यहाँ आएंगे, फिर मूवी डॉट डिस्प्ले से डिस्प्ले पे जाएंगे, और वहाँ पे पहले मूवी का टाइटल प्रिंट करा दिया, और उसके बाद रेटिंग चेक करके यहाँ पर हिट सुपर हिट ये मैसेज प्रिंट हो जाएंगे जो भी आपके आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम था, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे जैसे दिया गया राजा रानी, एक पिक्चर का नाम दे दिया गया, 2012 में ईयर दे दिया गया, और रेटिंग यहाँ पे अब 5.0 दे दी गई। तो यहाँ पे मूवी का टाइटल क्या प्रिंट होगा, राजा रानी, और
ये कैसी थी, सुपर हिट थी, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक नंबर इनपुट कराना है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का ही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, इन सच दैट व्हेन सम ऑफ इट्स डिजिट इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट द रिजल्ट इज इक्वल। अब उस 2 नंबर का 2 डिजिट का जो नंबर है उसका अगर हम सम करें, जैसे कि यहाँ 59 है तो 59 का सम करें तो जो आया, अगर 59 का प्रोडक्ट करें तो जो आएगा। अब ये सम और प्रोडक्ट को ऐड करें तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट को ऐड किया गया, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो वही नंबर होगा जिसका ये किया गया। तो 59 का सम किया गया और 59 का ही आपका प्रोडक्ट किया गया, तो ये दोनों जो है आपका यहाँ पर सम करने पर 59 आ गया आपका। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई लूप भी नहीं चलाना है। और आपका जो है यहाँ पे एक और चीज़ है कि आउटपुट में जो है द मैसेज नॉट स्पेशल, अगर स्पेशल है तो स्पेशल 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, अगर नहीं है तो नॉट अ स्पेशल 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें लूप भी नहीं चलाना क्योंकि ये तो नंबर ऑफ डिजिट फिक्स है ना, तो ज़बरदस्ती लूप चलाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपका ये तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ही बनना है आपका। तो सबसे पहले एंटर नंबर, जहाँ यहाँ पे हम सजेशन देंगे एंटर 2 डिजिट नंबर लिख दीजिएगा, एंटर 2 डिजिट नंबर, और फिर KB इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, और नंबर में स्टोर कर लिया, ये नंबर नाम का वेरिएबल यहाँ लिया गया, इसमें ये स्टोर कर लिया गया। उसके बाद हमें यहाँ पे ये मालूम है कि जैसे आपका 59 लिया गया था 59, तो 59 का 5 और 9 अलग अलग करना पड़ेगा आपको सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 से करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 10 किया, पॉइंट हटा, 0 हटाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है जो कि हमें 9 मिल जाएगा, और पॉइंट के साइड में क्वोशिएंट होता है जो कि हमें 5 मिल जाएगा। अब ये अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, फिर उसके बाद उन्हीं दोनों वेरिएबल्स को एक बार सम करा देंगे और एक बार मल्टीप्लाई करा देंगे, इस तरीके से होगा। तो अगर इनका जो है पहले सम कराएंगे तो 5 + 9 करना पड़ेगा, फिर आपका प्रोडक्ट कराएंगे तो 5 × 9 करना पड़ेगा, और फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है, जैसे ये आपका 14 आया यहाँ पर और यहाँ पे 45 आया, और फिर ये 14 और 45 का सम करेंगे तो आपका 5 और 4 9, और आपका 1 और 4 5, तो 59 आ जाएगा, यही वाला नंबर। ठीक है, तो ये प्रोसेस करनी है। तो देखिए, पहले हमने नंबर यहाँ नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर करा लिया, यानी यहाँ पर 59 स्टोर करा लिया आपने। फिर यहाँ पे नंबर को mod 10 किया, तो mod 10 में क्या होगा, ये साइन लगता है और ये 9 निकल आएगा आपका, तो यहाँ पे mod 10 से 9 निकला यहाँ पर। फिर डिवाइड 10 किया, तो डिवाइड 10 से डिवाइड का साइन ये होता है, तो आपका ये 5 निकल आएगा, तो यहाँ पर आपका इस लाइन में ये 5 निकला। और किस में स्टोर कर रहे हैं, राइट डिजिट और लेफ्ट डिजिट नाम के वेरिएबल में। इस तरीके से वेरिएबल के नाम लेने का मतलब होता है, इसी को निमोनिक्स कहते हैं, यानी मीनिंगफुल नाम लेना। तो आप कोशिश कीजिए निमोनिक्स का यूज़ कीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई। उसके बाद आप देखो 5 9 हमारा टूट गया, अब हमें क्या करना है, 5 और 9 इसका सम करना है। तो सम के लिए यहाँ पर सम ऑफ डिजिट एक वेरिएबल ले लिया गया और उसमें राइट डिजिट प्लस लेफ्ट डिजिट, तो आपका यहाँ 5 + 9 हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, किसमें, सम ऑफ डिजिट में। फिर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट में राइट डिजिट और लेफ्ट डिजिट, तो राइट डिजिट में आपका यहाँ पर 5 था और लेफ्ट डिजिट में आपका यहाँ पर 9 था, तो आपका ये आपका 45 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ डिजिट में आ गया। फिर इन दोनों नंबरों को सम करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम, यानी प्रोडक्ट जो निकला है उसको और सम जो निकला है उसको सम करना है। तो सम ऑफ डिजिट प्लस प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, यानी ये और ये दोनों को ऐड कर दिया गया, तो यहाँ पे आपका ये सम में क्या आ जाएगा, सम में आपका ये 59 आ जाएगा, ये 59 आ गया। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम में आपका 59 आया है और नंबर में आपका 59 था ही, दोनों मैच कर गए, तो यहाँ मैसेज आएगा स्पेशल 2 डिजिट नंबर, अगर नहीं मैच करता तो नॉट अ स्पेशल 2 डिजिट नंबर, इस तरीके से आ जाता। तो क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला आपका प्रिंट हो जाएगा।
सिंपल है, चल जाएगा ये आपका। बस आप ये रफ वर्क में अगर ये कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बेटा पूछो। सर हम यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, उससे भी यही रिजल्ट आएगा, लेकिन लूप्स हम लोग तब लगाते हैं जब हमको पता नहीं होता नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी। अगर हमें पता नहीं है तो लूप लगाएंगे। यहाँ तो फिक्स है कि mod 10 और divide 10 से हमारा दोनों डिजिट निकल आएंगी, इसलिए लूप नहीं लगाया गया है, लेकिन लगा देते तब भी वही रिजल्ट आता आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। स्ट्रिंग का क्वेश्चन जब भी आए तो आप समझ लीजिए आपको एक वो इंडेक्स नंबर दे देना है। तो यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं, ये इनपुट लिया गया है, ये एक इनपुट लिया गया है। इनपुट में क्या किया है इन्होंने, स्ट्रिंग इनपुट करानी थी तो स्ट्रिंग के रूप में, स्ट्रिंग में तो नंबर, डिजिट, सिंबल सब कुछ स्टोर हो जाता है ना। तो स्ट्रिंग में इन्होंने जैसे कंप्यूटर में पाथ होता है सी ड्राइव डी ड्राइव का, तो वो पाथ पूरा स्टोर करा दिया, स्ट्रिंग के रूप में एक पाथ स्टोर करा दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ से है इनपुट, ये आपका C कोलन साइन डिवाइड और इस तरीके से करके ये पूरा पाथ स्टोर करा दिया। अब ये चाह रहे हैं आउटपुट में कि आउटपुट पहले पाथ प्रिंट हो जाए। तो पाथ किसको कहते हैं, फाइल का जो नाम है उससे पहले वाले पोर्शन को पाथ कहते हैं, यानी कि ये जो है C ड्राइव से लगाकर पिक्चर्स तक ये पाथ है, तो ये पाथ प्रिंट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या चाहा कि फाइल का नाम सेपरेट प्रिंट हो, तो फाइल का नाम ये सेपरेट प्रिंट हो जाए, ये फ्लावर। उसके बाद जो है ये जो डॉट लगा के होता है ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है, तो वो चाह रहे हैं एक्सटेंशन नेम आ जाए। तो यानी कोई पाथ अगर है तो पाथ में से पाथ निकले, फाइल का नाम निकले और एक्सटेंशन नेम निकले, तो ये आ जाए। तो ये बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपको इंडेक्स नंबर डालकर इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज करना है। देखो हम आपको हिंट दे रहे हैं, वही किया गया यहाँ पर। ये इंडेक्स नंबर यहाँ डाल दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम ऐसे गिने ले रहे हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यहाँ पे 23 आया है, 23 ये स्लैश के साइन पे। 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 और 30। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये डॉट पे 30 आया, क्योंकि हमें ये तीन चीज़ें अलग अलग करनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, स्कैनर लाइन लगाकर एंटर फाइल नेम एंड पाथ। तो यहाँ पे ये आपका KB डॉट नेक्स्ट लाइन से आपने ये पूरा पाथ मतलब पूरा फाइल नेम के साथ में पाथ स्टोर कर लिया यहाँ तक का, JPG तक का। तो ये आपका किस में आ गया, इनपुट नाम के वेरिएबल में आपने स्टोर कर लिया। उसके बाद इनपुट डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ और ये स्लैश दे दिया। देखो ये स्लैश होता है ना, जैसे ये डबल स्लैश हो गया, इसको सिंगल स्लैश ही कर देते हैं क्योंकि डबल स्लैश की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये स्लैश ये क्या कर रहे हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ कर रहे हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, ये आपका पीछे से इंडेक्स नंबर बताता है, इधर की ओर चलता है। तो पीछे से इंडेक्स नंबर जब बताएगा किसका, स्लैश का, तो स्लैश का इंडेक्स नंबर आप देखो कितना है, 29 है। तो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट बैक स्लैश इस नाम का वेरिएबल लिया है, और इसमें क्या आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा इसमें, ये स्लैश का साइन 23 आ गया इसके अंदर। उसके बाद इनपुट फंक्शन से इन्होंने इनपुट वेरिएबल में इन्होंने लास्ट इंडेक्स ऑफ में डॉट का भी इंडेक्स नंबर पता किया। तो डॉट का इंडेक्स नंबर कहाँ है, 30 पे है, तो यहाँ पर ये 30 आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ डॉट नाम के वेरिएबल में। फिर उसके बाद आप क्या करना है, अब हमें मान लीजिए ये C ड्राइव से यहाँ तक का पूरा तोड़ना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आप 0 डाल दोगे और आप 23 डाल दोगे, तो ये पूरा टूट जाएगा 0 और 23, क्योंकि आपके पास दोनों डिजिट आ चुकी हैं। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये पहले क्या कर रहे हैं, पहले फाइल नेम निकाल रहे हैं। तो फाइल नेम अगर निकालना है, फाइल नेम क्या है, फ्लावर है। तो आपको फ्लावर निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, 23 पे तो स्लैश है, तो 23 के बाद क्या आएगा, 24 पर F है। तो 24 से तोड़ना स्टार्ट करे और कहाँ तक,
30 से एक पहले तक, 30 लिख दो और सबस्ट्रिंग एक पहले तक तो लेता ही है। जो 24 से तोड़ना चालू करे 30 तक, तो 30 का मतलब 30 से लेस देन 1 यानी कि R तक, इस तरीके से होगा। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया है। तो यहाँ पे आपका ये जो वेरिएबल था लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट बैक स्लैश जिसमें 23 था, तो ये 23 यहाँ आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। ये जो लिखा है इंडेक्स ऑफ लास्ट बैक स्लैश 23 आ गया और +1 कर दिया, +1, तो ये क्या हो गया 24 हो गया। हमें 24F चाहिए तो 24 यहाँ मिल जाएगा। और उसके बाद जो है ये कॉमा है, ये डॉट नहीं है, ये कॉमा है। और फिर यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स ऑफ डॉट, तो इंडेक्स ऑफ डॉट में आपका क्या है 30 है, तो ये 30 यहाँ आ जाएगा। तो आपका 23 + 1 24 से तोड़ना चालू करे और कहाँ तक 30 तक, तो ये जो लास्ट इंडेक्स में लिखा होता है उससे एक पहले तक का तोड़ता है, यानी कि 30 का मतलब 29 तक का तोड़ेगा। तो आपका 24 से 29 तक का तोड़ेगा तो ये फ्लावर आपका निकल आएगा इसमें। और ये निकल आएगा, सबस्ट्रिंग फंक्शन लगाया है तो किस में लिखेंगे, फाइल नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फाइल नेम। तो ये आपका यहाँ पे आ गया FLOWER, ये इतना निकल आया। आप देखिए इसके बाद अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एक्सटेंशन नेम निकाल रहे हैं। एक्सटेंशन नेम क्या है, JPG है। तो अब अगर JPG निकालना है तो सिंपल तरीका क्या है, 30 हमारे पास है डॉट का, तो 31 अगर दे दे तो 31 से आगे का पूरा टूट जाएगा। और एक ही इंडेक्स नंबर देने की जरूरत है, 4 इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, इनपुट डॉट सबस्ट्रिंग, इनपुट में वो पूरा पाथ है, सबस्ट्रिंग और इंडेक्स ऑफ डॉट। तो इंडेक्स ऑफ डॉट किस में था, ये 30 दिखाई पड़ रहा है, 30 हाँ 30 था। तो ये 30 + 1 कर दिया तो कितना आ गया 31। 31 पे क्या है, J है, 31 पे J है, एक इंडेक्स नंबर खाली दे दिया। तो J से आखिरी तक, जब 2 इंडेक्स नंबर नहीं दिए जाते हैं तो स्टार्टिंग तो दे दी, एंडिंग नहीं दी तो आखिरी तक का पूरा तोड़ देता है। तो यानी JPG, यहाँ पे आपका ये JPG टूट जाएगा, JP और G ये निकल आएगा किसमें, एक्सटेंशन में। अब उसके बाद जो है आउटपुट पाथ, ये बीच में रह गया क्या, आउटपुट पाथ, हाँ यहाँ पे देखो एक और भी यहाँ पे यूज किया गया है, ये लाइन छूट गई हमसे, आउटपुट पाथ, यानी कि ये भी तो निकालना है ना C ड्राइव से और ये पिक्चर्स तक। तो ये आउटपुट पाथ में क्या करना है, आपको 0 दे देना क्योंकि C 0 पे ही होगा। और कहाँ तक तोड़े, 23 से पहले तक का, यानी 23 दे देना है आपको। तो यहाँ पे देखो अगर स्लैश भी चाहिए तो 23 + 1 कर देना, तो 23 + 1 का मतलब 24 हो जाएगा, 24 से एक कम यानी कि 23 तक मिल जाएगा आपको। तो देखो यहाँ क्या किया गया, हाँ वही किया गया, स्लैश चाहिए तो 0 से स्टार्ट किया गया, ये 0 दिखा है। और इंडेक्स ऑफ लास्ट बैक स्लैश, इंडेक्स ऑफ लास्ट बैक स्लैश में क्या था आपका 23 था, 23 + 1 24 हो गया यहाँ पर। तो 24 से एक कम तोड़ेगा तो इसका मतलब 23 पर क्या है, स्लैश है, स्लैश तक तोड़ देगा। और कहाँ से तोड़े, 0 से। तो ये पूरा पाथ आपका इसमें आ जाएगा। और उसके बाद आपने प्रिंट करा दिया, सिंपल सा। कोई क्वेश्चन अभी हो अभी पूछ लो, कहीं कोई डाउट हो, बस आपको वर्किंग पे ध्यान देना है, इंडेक्स नंबर डालकर कहाँ से क्या तक चाहिए। और सिंटेक्स आपके दिमाग में होना चाहिए, सबस्ट्रिंग के 2 ही सिंटेक्स होते हैं तो कैसे कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये आपका प्रिंट करा दिया गया, उसके बाद इस तरीके से रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाई पड़ रहा है, ये है आपका क्वेश्चन में दिखाई दे रहा हूँ, फॉर्मूले वही लगे हैं। यहाँ पे क्लास का नाम आपका ओवरलोड ही रखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, क्लास टू ओवरलोड, तो आप ओवरलोड ही रख दीजिएगा। फंक्शन का नाम एरिया है। अब एरिया में यहाँ पे डबल टाइप के ABC 3 वेरिएबल लिए गए हैं और यहाँ पे किसका एरिया निकालना है। अच्छा, यहाँ पे ये डबल लगा है, रिटर्न टाइप की जगह पर डबल लगा है, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न भी करना है आपको, ठीक है। तो रिटर्न हमें दिखाना तो होता नहीं, तो हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब तक वर्डमेन बनाने के लिए ना कहे तब तक कुछ नहीं, खाली तुमको रिटर्न और जो भी वेरिएबल का नाम एरिया नाम का लिया होगा उसमें आपको रिटर्न कर देनी वैल्यू। अभी देखते हैं हम लोग,
यहाँ स्केलन ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है, ये लगाया गया। पहले आपको एरिया निकालने के लिए पहले एस निकालना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो एस निकल आया। और फिर उसके बाद मैथ डॉट SQRT फंक्शन लगाकर ये वाला पूरा फॉर्मूला लगा दीजिए। जहाँ जहाँ साइन नहीं है वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा, बस यही आपको ध्यान रखना होता है। दूसरा क्या है, दूसरा है ट्रेपेजियम करके आपका, ये कुछ होता होगा, मैथ ज़्यादा याद नहीं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सर। हाँ हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला दिया गया है 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। और उसके बाद जो है फिर आपका डबल में दिया गया है डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो यहाँ पे रोम्बस का जो है एरिया निकाला गया है, तो ये आपका एरिया इज इक्वल टू 1/2 और डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये फॉर्मूले लगने हैं। तो फटाफट इसको, और देखो नीचे कहीं कोई लाइन अलग से नहीं लिखी कि वॉइडमेंट बनाना है। अगर आप बना देते हो तो बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कंफर्म हो तभी बनाइएगा, अदरवाइज इसमें वॉइडमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले आपको लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे कैसे ये सॉल्व किया गया। देखिए पहला वाला देखिए, यहाँ पे आपका ABC 3 दिए गए थे, तो पहले हमने कहा था S की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये S नाम का वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया आपने। आप वेरिएबल डिक्लेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं, जो भी रिजल्ट वेरिएबल चाहिए। तो S नाम का डिक्लेयर कर लिया और ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस सी किया डिवाइडेड बाई 2। अब A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ब्रैकेट में ना करते तो C डिवाइडेड बाई 2 खाली हो जाता, ये गलत हो जाता, तो इसलिए ब्रैकेट में करके फिर डिवाइडेड बाई 2 किया। उसके बाद देखो मैथ डॉट SQRT लगा दिया गया आपका ये, और ये S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जैसा फॉर्मूले में दिया था, बस जहाँ जहाँ साइन नहीं थे वहाँ वहाँ एक ये मल्टीप्लाई लगा है और एक ये मल्टीप्लाई लगा है और एक ये मल्टीप्लाई लगा है, ठीक है। और ये एरिया नाम के वेरिएबल में ले लिया। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये डबल लगा है, तो डबल का मतलब रिटर्न टाइप दिया गया। अगर डबल ना लगा होता तो यहाँ वॉइड होता, तो ये एरिया जो आया है इसको यहाँ SOP से प्रिंट कर देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया है, इसका मतलब यहाँ पे रिटर्न एरिया लिख देना होगा आपको। तो रिटर्न एरिया इसको रिटर्न के बाद गोल वाले ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिखिए, या स्पेस देकर डायरेक्ट लिखिए और सेमीकोलन लगा दीजिए, दोनों तरीके होते हैं। तो ये हो गया आपका। जहाँ कहीं पूछना हो तुरंत बोल दीजिएगा कि कोई चीज़ ना समझ में आती हो तो। अब ऐसे ही यहाँ पर AB और हाइट है, शायद किसका था ये, नाम भूल गए हम, ट्रेपेजियम का था। हाँ ट्रेपेजियम का था, देखो हम ठीक याद दिला दे। तो यहाँ पे 1/2 था, तो 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। और ध्यान खाली ये रखना है कि ये 0.5 लिखा तो ये डबल टाइप की वैल्यू मानेगा, इसलिए एरिया को फ्लोट में नहीं लिया, एरिया को डबल में लिया है। और वैसे भी डबल टाइप का रिटर्न टाइप है ना। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और याद रखनी है, अगर फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप वाला आए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रिजल्ट वेरिएबल आप यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो उसका डेटा टाइप, यानी ये जो डबल लिखा है वो हमेशा रिटर्न टाइप से मैच करना चाहिए। कोई भी और डेटा टाइप हो ही नहीं सकता। मतलब जो आप यहाँ पर रिटर्न टाइप दिया है डबल फ्लोट कैर, वही रिजल्ट वेरिएबल का यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है आपको। तो आपका एरिया निकल आया और उसको रिटर्न एरिया कर दिया, तो ये भी आपका, ये सब वैल्यू कहाँ जाएंगी, वॉइडमेंट में जाएंगी, जहाँ से ये फंक्शन कॉल किए जाएंगे, लेकिन हमें दिखाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं गया। उसके बाद देखिए तीसरा है आपका, ये आपका रोम्बस वाला साइड था, डायगोनल 1 डायगोनल 2 डबल टाइप का ले लिया और फिर यहाँ डबल लिखा, इसका मतलब जो भी रिजल्ट वेरिएबल है वो डबल टाइप का डिक्लेयर कीजिए। तो ये एरिया आपको तीनों फंक्शन में अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि हर फंक्शन की बॉडी से बाहर ये एरिया नाम का वेरिएबल नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए हर बार एरिया हमें अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ रहा है। अगर ये ग्लोबल वेरिएबल वाला होता कुछ तो एक ही बार डिक्लेयर करना पड़ता, लेकिन हमें हर बार डिक्लेयर करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे 1/2 इंटू डायगोनल 1 डायगोनल 2 ये रिजल्ट आ गया, इसको भी रिटर्न कर दिया। उसका देखो ये आपका फंक्शन बंद हो गया और ये आपका क्लास बंद हो गई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो यहीं खत्म है प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत आसान होता है क्वेश्चन, बस आपको बेसिक
लूपिंग के कुछ और क्वेश्चन आने चाहिए, फंक्शंस जो प्री डिफाइन है उनके क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर रखे जाते हैं। हम लोगों ने टफ करा दिया है, लेकिन उतने टफ होते नहीं हैं। अब लेकिन आपको उतने टफ पढ़ के जाना है, तो जिससे कि आपको कोई दिक्कत रही ना जाए। उसके बाद जो है फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच केस का। ये स्विच केस का कि एक बैंक है जिसमें कैलकुलेट द मैच्योरिटी, यानी कोई पैसा ऐसा जमा है तो मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करना है आपको। जो भी बैंक डिपॉजिट आपने किया होगा, बैंक में डिपॉजिट किया होगा। तो यहाँ आप देखो चॉइस दो हैं। बैंक में जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं दो तरीके से होता है, एक टर्म डिपॉजिट होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है। थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। टर्म डिपॉजिट का मतलब हुआ कि आप एक साल में जमा करना चाहते हो या 6 महीने में जमा करना चाहते हो, तो टर्म वाइज डिपॉजिट करते रहिए पैसा। और रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है आपको मंथली, पर मंथ कुछ अमाउंट जो भी आप पैसा जमा करना चाहते हो जमा करते रहिए, और उसके बाद उसका जब वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपने माना है उतना जमा कीजिए, फिर आपको पैसा मिल जाता है उसके इंटरेस्ट के साथ में। तो बस यही दो ही चॉइस है, बाकी तो आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? एक्सेप्ट प्रिंसिपल अमाउंट। ये पहले वाले अगर चॉइस है तो पहली वाली चॉइस हम क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी इनपुट करना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर इनपुट करना है, और ईयर इनपुट करना है, और कैलकुलेट आउटपुट मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब उसका फॉर्मूला आपका अभी हम पेपर में देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पे शायद मिसिंग है, पेपर में देखना पड़ेगा अभी। फिर उसके बाद सर P इंटू एन प्लस आई। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैंने पेपर अभी कहीं खोला था, ये पेपर खोला था, इसको देख लेते हैं। हाँ ये इस तरीके जो, अच्छा यहाँ पे भी एक मैथ में हो सकता है आपको बहुत कुछ अच्छा मालूम हो, लेकिन पेपर में दिया जाता है फॉर्मूला, तो उसी को फॉलो कीजिएगा। तो A इज इक्वल टू पी, और यहाँ ब्रैकेट में ये पावर लगा है ना n, तो इसका मतलब मैट डॉट पावर लगेगा, तो मैट डॉट पावर में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n ये करना है, तब आपका ये A निकल आएगा। और इस वाले में आपको, दूसरे वाले में P इंटू एन प्लस P इंटू एन और ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12, क्योंकि आपका हर मंथ जमा होता है, तो ये आपका 12 महीने निकालेंगे साल भर का, तो इसके अपन 1 अपॉन 12 कर दिया गया होगा। ये फार्मूला ही लगाना है आपको, और कोई फार्मूला नहीं लगाना है। और इस अगर 1-2 चॉइस के अलावा कोई हो तो आपका एरर मैसेज आ जाए, ये लिखा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। क्लास का नाम यहाँ पे इंटरेस्ट रख दिया गया, क्योंकि इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। स्कैनर वाली लाइन ले ली गई। एक पहले जनरली मेनू दे दिया गया, क्योंकि इनपुट इसमें अलग अलग हैं, इसलिए जो है आपका जो है अलग अलग केस के अंदर इनपुट कराएंगे। अगर एक ही जैसे इनपुट होते तो आप ऊपर ही इनपुट करा सकते थे मेनू बनाने से पहले। देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले आपने मेनू बना दिया, 1 फॉर टर्म डिपॉजिट, 2 फॉर रिकरिंग डिपॉजिट, और फिर एंटर चॉइस ये लिख दिया, और फिर यहाँ पे चॉइस को इनपुट कराना होता है, तो चॉइस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT या KB डॉट नेक्स्ट INT। फिर चॉइस वेरिएबल को यहाँ रख दिया। उसके बाद केस 1 बना दिया। अब केस 1 में क्या किया? एंटर प्रिंसिपल अमाउंट P1 ले लिया, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 ले लिया, एंटर पीरियड या ईयर तो N1 ले लिया, और उसके बाद वो जो फॉर्मूला था तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, मैच्योरिटी अमाउंट 1 इज इक्वल टू P1 इंटू मैट डॉट पावर। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, ये था ये P ब्रैकेट में मैट डॉट पावर के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमा पावर n, ये करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख लीजिए P को P1 मान रहे हैं ना, यहाँ पर P1 इंटू मैट डॉट पावर 1 प्लस आर अपॉन 100, और 100 यहाँ पे क्योंकि 1 भी इंटीजर है और R1 आपका ये भी इंटीजर है, ठीक है ना, इसलिए 100 को 100.0 कर दिया गया, क्योंकि एक अगर डबल में हो जाएगा तो बाकी सारी कैलकुलेशन डबल में कैलकुलेट हो जाएगी, और मैट डॉट पावर वैसे भी डबल में कैलकुलेट करता है, तो यहाँ पे अंदर से मिलना तो चाहिए डबल वैल्यू। और फिर कॉमा लगाकर यहाँ पर कॉमा, ये कॉमा है, कॉमा लगाकर N1 लिख दिया, तो ये आपका अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट निकल आया। और उसके बाद यहाँ पे SOPLN से इसको प्रिंट करा दिया आपने मैच्योरिटी अमाउंट, सिंपल सा। फिर ये ब्रेक लगा दिया। अब केस 2 के अंदर चले गए।
केस 2 में एंटर मंथली इंस्टॉलमेंट, देखो ये मंथ वाइज दिया जाता है रिकरिंग डिपॉजिट में, तो मंथली इंस्टॉलमेंट, तो ये P2 में ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 में ले लिया, और पीरियड ऑफ मंथ कितने मंथ के लिए है N2 में ले लिया। फिर पूरा फॉर्मूला जो यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा था, ये पूरा फॉर्मूला लगाया गया, ये P इंटू एन प्लस P इंटू एन ब्रैकेट में इंटू लगा के ब्रैकेट में n+1, और फिर पूरे का गोल वाले ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 2 इंटू R/100 ब्रैकेट में कर देंगे, इंटू 1/12 ब्रैकेट में कर देंगे, इस तरीके से। तो ये देखिए पूरा फॉर्मूला है P इंटू N2 प्लस P2 इंटू और ब्रैकेट के अंदर N2 इंटू N2 माइनस +1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीजर था इसलिए पॉइंट वाली वैल्यू बना दिया गया इसको, क्योंकि हम ये डबल में ले रहे हैं, और फिर R2/100.0। हाँ सर आपने सर P2 N2 के लिए है, ये वेरिएबल का नाम जो आप मर्जी हो, जैसे ऊपर वाले में हम प्रिंसिपल अमाउंट 1 मान रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 2 मान रहे हैं, तो वहाँ P1 किया था यहाँ P2 कर दिया, है ना। ओके सर, हाँ, वेरिएबल के नाम कोई भी ले लीजिए आप, XYZ ले लीजिए, लेकिन मीनिंगफुल लिया जाता है इसलिए अच्छा रहता है। हाँ हाँ बेटा सर, लेकिन वो क्वेश्चन में जैसे पहला केस था उसमें मेंशन था कि प्रिंसिपल को P लेना है, और सेकंड में भी यही मेंशन था। हाँ, तो वो हम इस देखो, वो तो यूनिवर्सल वाला फॉर्मूला बता दिया कि जो मैथ में होता है, लेकिन उसके लिए वेरिएबल्स आप जो लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, कोई भी वेरिएबल लो। आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे लिखा है ऊपर वाले उसमें कि ये आपका एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, आप प्रिंसिपल अमाउंट किस में स्टोर करना चाहते हो, आप एक्स में स्टोर करना चाहते हो या वाई में स्टोर करना चाहते हो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप पी में ही स्टोर करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, तो यहाँ पी ले लो, यहाँ आर ले लो, यहाँ एन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आप दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, इसलिए दोबारा से फिर से यहाँ पे पी, यहाँ आर, यहाँ एन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा उसमें लिया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और यही वेरिएबल आप ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो तीनों सेम ही है, तो अगर ग्लोबल डिक्लेयर कर देते तो यहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं पड़ती डिक्लेयर करने की, ये भी बात याद रखना है। तो ये P2 E2 से कंफ्यूज ना हो, ये P है और ये जहाँ N है वहाँ N है, N2 जहाँ है वहाँ N है, जहाँ R2 है वहाँ R है, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। तो R/100 और फिर 1.0/12, तो चाहे 12.0 कर दो चाहे 1.0 कर दो एग्जैक्ट पॉइंट में वैल्यू लाने के लिए, और चाहे दोनों को 0.0 कर दो, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट आ गया, और उसके बाद आपने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। और इसके बाद फिर अगर रॉन्ग चॉइस होगी तो ये डिफॉल्ट में इनवैलिड चॉइस या रॉन्ग चॉइस आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये जब चलेगा रन होगा प्रोग्राम, तो जब ऐसे लिख के आएगा मेनू, और उसके बाद 1 = टर्म डिपॉजिट, 2 = रिकरिंग डिपॉजिट, और एंटर चॉइस, इतना लिख के आएगा। फिर आपने चॉइस 1 दे दी तो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट मांग रहा है 1500 दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है 3% दे दिया, परसेंट साइन लगाना नहीं जरूरी है, 3 का मतलब 3% अपने आप मानेगा वो, क्योंकि हमने फॉर्मूले में तो डिवाइडेड बाय 100 कर रखा है ना। और पीरियड ऑफ ईयर तो यहाँ पे 5 ले लिया, तो मैच्योरिटी अमाउंट ये निकल आया आपका, इस तरीके से। ऐसे ही आपका ये दूसरे में चॉइस 2 ले ली गई है, तो ये टर्म डिपॉजिट के लिए रिकरिंग डिपॉजिट के लिए हो गया, और तीसरा उसमें जो है रॉन्ग चॉइस ले लिया गया 3, तो ये इनवैलिड चॉइस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और भी क्वेश्चन हो बेटा तुरंत पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, वे टू एक्सेप्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम स्कूल्स एज इंटीजर वैल्यू फ्रॉम यूजर यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक ऑन द स्टोर्ड एरे गिवन बिलो, आउटपुट रिकॉर्ड एग्जिस्ट, अच्छा, और उसके बाद लोकेटेड एरे, ठीक है, इफ नॉट रिकॉर्ड डज नॉट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक एरे में ये ईयर स्टोर कर लेना है आपको, यानी फिक्स वैल्यू, ये यूजर इनपुट वैल्यू नहीं लेना, ये कह रहे हैं ये फिक्स वैल्यू ले लेना है, गिवन है। और कह रहे हैं आपको खाली एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है ईयर के रूप में, और वो ईयर इन गिवन फिक्स्ड ईयर में ढूंढना है। अगर ये मिल जाए तो लिख के आ जाए रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ये लिख के आ जाए। अगर नहीं मिले
तो आपका रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आ जाए। ठीक है, बस ये है। तो ये तो बाइनरी सर्च आपका पढ़ा हुआ है, हमने तो इनपुट से पढ़ा है, यहाँ पे फिक्स वैल्यू स्टोर करा लेनी है, ये कहा गया है। तो इसको देख लीजिए। हाँ, तो अपना हमने बताया बाइनरी सर्च में क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए, तो सॉर्टेड ऑर्डर में आपने ये स्टोर करा लिया। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक ईयर नाम का एरे लिया गया। तो एरे डिक्लेयर करने का तरीका दो है। एक तो आप ऐसे डिक्लेयर करते हो INT जैसा हमने पढ़ाया है, YEARS, ईयर्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और ये जितने ईयर हैं ये सारे ईयर इसमें स्टोर करा दीजिए कॉमा लगा कर, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और एक आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं, यानी कि INT स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया, फिर स्पेस देकर ईयर इक्वल टू, और फिर वही सारी चीज़ें। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं ये वाला तरीका यूज़ करने की, जो आपने पढ़ा है वही वाला आप यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये आपका ईयर स्टोर कर दीजिए जो भी आपकी फिक्स वैल्यू क्वेश्चन में दी गई हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग जो फ्लैग वैल्यू यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जैसे बूलियन वैल्यू ले लिया है, तो फॉल्स ट्रू करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी लिख सकते हैं। फ्लैग F इक्वल टू 0 ले लीजिएगा, अगर डिजिट मैच हो गई, नंबर मैच हो गया ईयर, तो 1 हो जाएगा और ब्रेक से बाहर आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने वेरिएबल कौन से लिए थे, बी फॉर बिगनिंग ऑफ एरे, L फॉर लास्ट ऑफ एरे, और M फॉर मिड ऑफ एरे। तो इसकी जगह पर बी का मतलब यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट लिया, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट ले लिया, और राइट की जगह पर यहाँ पे लास्ट की जगह पर राइट ले लिया, राइट ले लिया। ठीक है, और मिड को, M को इन्होंने मिडिल ले लिया, ये मिडिल ले लिया। ठीक है, ये है। अब देखिए जब भी एरे स्टार्ट होगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ स्टार्ट होगा। तो आखिरी स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, तो लेफ्ट में यानी बिगनिंग में 0 डाल दिया गया, और राइट में क्या कर दिया गया, राइट में आपका 9 डालना चाहिए। तो क्योंकि ये फिक्स एरे है तो अभी हमें लेंथ पता नहीं है, या तो हम तो मैनुअल गिन ले रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा, उसको बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए लेंथ फंक्शन लगा दिया गया है। ईयर डॉट, ये लेंथ फंक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता क्योंकि एरे की लेंथ निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ स्क्वायर लेंथ में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता, गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता है। तो ईयर डॉट लेंथ -1 क्यों किया गया, क्योंकि जब वो लेंथ गिनेगा तो वो 1 से गिनेगा, और यहाँ पर 0 से है इंडेक्स नंबर, तो 1 से गिनेगा, तो यहाँ 9 की जगह क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ 10 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, राइट में 9, हमें राइट में 9 ही चाहिए। और उसके बाद वही वाला लूप लगा दिया गया कि बिगनिंग इज लेस देन लास्ट, कंडीशन ट्रू, नीचे आए बिगनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू निकाल ली, और फिर मिड वैल्यू जो है ईयर ऑफ M अगर बराबर है ये क्या, ग्रेजुएशन ईयर, तो ग्रेजुएशन ईयर ये इनपुट कराया गया है बच्चों, ये ग्रेजुएशन ईयर जिसको ढूंढना है वो इनपुट कराया गया है। ठीक है, अगर इसके बराबर है तो फ्लैग वैल्यू हम लोग क्या करते थे, 1 हो जाए और ब्रेक से बाहर आ जाते थे, और एल्सिफ अगर ये बराबर नहीं है तो फिर हम लोग बड़ा और छोटा चेक करते थे। तो यहाँ पे बस अंतर इतना है कि हम ये वाला वेरिएबल इधर रखते हैं और ये वाला वेरिएबल इधर रखते हैं, उसके हिसाब से ये वाला वेरिएबल इधर होगा और ये वाला वेरिएबल इधर होगा, तभी ये ग्रेटर देन वाला साइन चलेगा। और बाकी आपने जो पढ़ा था कि अगर हमें एरे में आगे की ओर ढूंढना है तो हम लोग क्या करते थे, बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करते थे, तो लेफ्ट इज इक्वल टू मिडिल प्लस 1 है। अगर हमें मिड वाले नंबर से पीछे ढूंढना है तो हम लोग लास्ट इज इक्वल टू मिड -1 करते थे, तो ये राइट इज इक्वल टू मिडिल -1 कर दिए गए। मतलब पूरा सेम प्रोग्राम है, लेकिन इसमें जो है बस आपको याद ये रखना है कि इसमें आपको ये हिस्सा याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी सर्च और सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट ये आपका आता ही है, इसलिए इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसको हम एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि चलाने पर आपकी वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए एक ही बार चला दें, जैसे यहाँ पर 0 प्लस, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करेंगे ना, तो 0 + 9 किया तो कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5।
अब क्योंकि सारे इंटीजर हैं इसलिए 4 ले लेगा। तो मान लीजिए आपका ये वाला नंबर ढूंढना था, आपका 1999 ये ढूंढना था। तो आपका मिडिल में कितना निकला, 4 निकला। तो यहाँ पे 4 पे क्या आ जाएगा, 1999। और ग्रेजुएशन ईयर में आपने यहाँ पे इनपुट कर रखा होगा वही नंबर, ये इनपुट कर रखा होगा। तो ये दोनों मैच हो जाएंगे तो फ्लैग वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ट्रू फॉल्स यूज़ कर रहे हैं तो फाउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ब्रेक से क्या हो जाएगा, लूप से बाहर। और लूप से बाहर आए उसके बाद जो है आपको नीचे चेक कर लेना है कि क्या फ्लैग वैल्यू ट्रू है। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया, तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझा दें, आउटपुट में आपको मदद करेगा। फ्लैग वैल्यू में ट्रू स्टोर हो गया है, आपने अभी भी देखा, ये फ्लैग वैल्यू में ट्रू स्टोर हो गया और ब्रेक से बाहर आ गए। तो हम लोग जो बेसिक तरीका यूज़ करते हैं उसमें कैसे लिखते, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू हो तो लिख के आ जाए रिकॉर्ड प्रेजेंट या रिकॉर्ड एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अगर ऐसे कभी लिखा हो कोई भी वेरिएबल कंडीशन के अंदर, बच्चों इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आउटपुट में काम आएगी। किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी वेरिएबल आपका सिर्फ ऐसे लिखा है और कोई भी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू नहीं लिखा है, तो आप मान चलिएगा कि ये ट्रू से ही मैच हो रहा होता है, मतलब ये फिक्स है, ज़्यादातर बुलियन वैल्यू के साथ किया जाता है। तो ये इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रू से ही मैच कर रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग एस डॉट इफ कंडीशन नहीं लिखते हैं, इफ एस डॉट इक्वल्स और मान लीजिए पी, तो हम लोग क्या करते हैं, यही वेरिएबल बंद कर देते हैं। एस डॉट इक्वल्स पी, अगर एस में जो नाम है वो पी में नाम है वो बराबर है तो क्या हो जाए, नीचे आ जाए, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेकिन जबकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रू मैच हो जा रहा है ना, अगर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रू। तो ये अलग से इक्वल टू ट्रू लिखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो ये आपका रिकॉर्ड मैच हो गया, ट्रू हो जाएगा, बस हो गया प्रोग्राम। ओके बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।